नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तकालीन सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है वो क्यों दी जाती है, किन कारणों से दी जाती है। इन्हीं सब कारणों की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अनेक कारण हैं। चीनी यात्री फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा पर आया था, उसने ये लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत में कि गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता, सरल दंड व्यवस्था, घरों में तालों का अभाव और प्याज लहसुन का निषेध, अर्थात लोगों द्वारा प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता था। इन सब के कारण से गुप्त काल में आपराधिक जो वृत्ति होती है या अपराध जो वृत्ति होती है उसकी न्यूनता, अर्थात अपराधों की कमी दिखाई देती है। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा दिखाई देती है, संपत्ति की सुरक्षा दिखाई देती है और साथ ही साथ अहिंसक और सात्विक प्रवृत्ति दिखाई देती है। तात्पर्य यह है कि फाहियान ने अपनी यात्रा विवरण में ये लिखा है कि गुप्त काल में लोग तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करते थे, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते थे। इसके साथ साथ घरों में उन्हें अपने ताले लगाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती थी, क्योंकि चोर डकैतों का कोई भय नहीं था। इसके साथ साथ समाज में धार्मिक सहिष्णुता व्याप्त थी। तो इन सब को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक तौर पर गुप्त काल में जो लोग थे वो काफी सुखी और समृद्ध रहे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अशोक ने भी जिन भावनाओं को जनता के मन में पल्लवित करने के लिए धम्म का प्रतिपादन किया था, वो भावनाएं इस काल में हमको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। यही भावनाएं अशोक ने भी धार्मिक सहिष्णुता की, सात्विक प्रवृत्ति की, अहिंसा की, इन सब भावनाओं को जनता में पल्लवित करने के लिए धर्म का प्रतिपादन किया था और वो भावनाएं हमें इस गुप्त काल में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से आगे हम बात कर रहे हैं कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ, अर्थात मुद्रा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हुआ, जिससे व्यापार और उद्योगों का काफ़ी अधिक विकास हुआ। आप जानते ही हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक चलाई गई थी और इन स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा रजत मुद्राएं और तांबे की मुद्राएं भी प्रचलित की गई, जिससे गुप्त काल में मुद्रा का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और इस मुद्रा के प्रसार से अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण हुआ और व्यापार वाणिज्य में काफ़ी उन्नति हुई। इसके साथ हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में गुप्त काल की जो कला है वो आध्यात्मिकता लिए हुए है, अर्थात आध्यात्मिक तौर पर देवी देवताओं से संबंधित कला के उदाहरण हमें अधिक मिलते हैं। तो आध्यात्मिकता है कला के अंतर्गत। इसके साथ साथ शालीनता है, अर्थात नग्नता देखने को नहीं मिलती, और इसके साथ साथ भारतीयता, अर्थात विशुद्ध भारतीय शैलियाँ यहाँ पर देखने को इस कला में हमको मिलती हैं। तो आध्यात्मिकता, शालीनता और भारतीयता कला के क्षेत्र में ये जो चीज़ें हैं इनकी स्पष्ट छाप हमें गुप्तकालीन कला में दिखाई देती है। इसके साथ साथ अजंता और बाघ की गुफा के जो चित्र हैं, गुप्त काल के जो मंदिर हैं, और इसके साथ साथ विष्णु, बुद्ध, महावीर आदि की जो मूर्तियां हैं, ये कला के श्रेष्ठ उदाहरण तो है ही हैं। इसके साथ साथ इनसे हमें यह भी पता चलता है कि गुप्त काल में सामाजिक सौहार्द भी विद्यमान था, धार्मिक सहिष्णुता भी विद्यमान थी और सामाजिक समृद्धि भी विद्यमान थी, क्योंकि बुद्ध, महावीर, विष्णु अर्थात हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफ़ी समय विकास हुआ और धार्मिक सहिष्णुता यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि गुप्त काल में
उच्च कोटि के साहित्य की रचना की गई। इसके साथ साथ जो गुप्त काल में महान वैज्ञानिक हुए, जैसे आर्यभट्ट, ब्राह्मी और नागार्जुन जैसे जो वैज्ञानिक हुए, उन्होंने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत काफ़ी विकास किया। और इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी प्रचार प्रसार गुप्त काल में हुआ, और कला, साहित्य और वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अवतरण इस समय हुआ। तात्पर्य है कि गुप्त काल के अंतर्गत कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में चहुं ओर उन्नति का काल हमको दिखाई देता है, और नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अवतरण इस समय हुआ, पल्लवन हुआ, अर्थात वो विकसित हुई। इसके साथ साथ मुद्रा का प्रसारण हुआ, अर्थात मुद्रा का काफ़ी अर्थव्यवस्था में प्रसार हुआ। ये सब चीज़ें समग्र रूप से जब हुई तो एक तरह से ये प्रगति का युग हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सामाजिक तौर पर भी जनता काफ़ी समृद्ध थी, खुशहाल थी। इसके साथ साथ कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई, विभिन्न विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विकास हुआ, और इसके साथ साथ मुद्रा का प्रसारण, अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण और व्यापार वाणिज्य और उद्योगों का विकसित होना, चारों ओर से जो हमको समग्र रूप से जो उन्नति हमको दिखाई दे रही है, वो वास्तविकता में निसंदेह गुप्त काल को एक स्वर्ण युग बनाती है। यहाँ पर जो इतिहासकार श्री अरविंद हैं, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है कि भारत ने अपने इतिहास में अपनी जीवन शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत इतना अधिक पल्लवित होते हुए कभी नहीं देखा जितना कि गुप्त काल में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त काल वास्तविकता में सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो गुप्त काल में उन्नति हुई है, वो गुप्त काल को स्वर्ण युग अवश्य ही बनाती है। तो यहाँ पर आज हमारा गुप्त काल का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आगे हम हमारे इतिहास के जो अगला जो चरण आता है हमारा गुप्त काल के पश्चात, तो गुप्त काल के पश्चात पुष्यभूति या वर्धन वंश का समय आता है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, और जो हर्षचरित है, बाणभट्ट की रचना, हर्षचरित के अनुसार इस वंश का जो चौथा शासक था वो प्रभाकर वर्धन था, परंतु हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक रहा, और हर्ष ने लगभग 606 ईस्वी से लेकर के और 647 ईस्वी तक शासन किया। इसी के विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।